আপনি 2016 সালে নোটবন্দি করার অন্যতম কারণ দেখিয়েছিলেন সন্ত্রাস দমন। কি লাভ হলো? আপনি 370 ধারা বাতিল করার সময় 2019 সালে আপনি যে কারণ দেখিয়েছিলেন আপনারা, সেই কারণের অন্যতম হচ্ছে সন্ত্রাস দমন। চূড়ান্ত পদক্ষেপ সন্ত্রাস দমন। কি লাভ হলো? কি লাভটা নিয়ে এলেন আপনি? নোটবন্দি হলো সন্ত্রাস দমনের জন্য, 370 হলো সন্ত্রাস দমনের জন্য। সন্ত্রাস তো এখনো রয়ে গেল। কেন রইলে জানেন? ব্যর্থতা আপনাদের, ব্যর্থতা অন্য কোথাও না। ব্যর্থতা 370-এর ছিল না, ব্যর্থতা ছিল আপনাদের। আপনারা সিকিউরিটি দিতে পারেন না, তাই ব্যর্থতা আপনাদের জন্য ছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে গিয়ে ভারতের 28 সীমান্তে চেকপোস্ট বন্ধ করেছে। আমরা দেখতে চাই, আই এম ফিনিশিং, আমরা দেখতে চাই পাকিস্তান যে কাশ্মীরের অধিকৃত জমির দখল করে রয়েছে, আমরা দেখতে চাই সেটাকে আপনারা নিয়ে আসুন। আমাদের পূর্ণ সমর্থন আপনাদের জন্য রয়েছে। আপনারা যেমন আগে চেয়েছিলেন 22শে এপ্রিল থেকে, সেই সমর্থন আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনি লড়ুন, আমরা আপনাদের সাথে রয়েছে। 140 কোটি মানুষ আপনার সাথে রয়েছে। আমার বক্তৃতার মধ্যে আপনার কটা জেট নষ্ট হয়েছে তার কোনো প্রশ্ন ছিল না। আমার শুধু কথা হচ্ছে এই, আপনি লড়ুন। কেন সিজফায়ার করলেন? হোয়াই সিজফায়ার? লড়ে নিন আপনি, আমরা সঙ্গে রয়েছি। মহাবিদ্রোহী রণক্রান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের কন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধরিবে না। মহাবিদ্রোহী রণক্রান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত। আর পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলে যাই, শুনে রাখুন, এই হাউস থেকে আমি জানাই পাকিস্তানকে, এইভাবে টেররিজম করে ভারতকে আপনারা আটকাতে পারবেন না। এইভাবে টেররিস্ট থেকে ভারতবর্ষের মানুষকে আপনারা আটকাতে পারবেন না। ভারতবর্ষ তার নিজস্ব গতিতে চলে। ভারতবর্ষের মানুষ জানে কিভাবে লড়াই করতে হয়। ভারতবর্ষের 150 কোটি মানুষ এই ভারতবর্ষের সঙ্গে রয়েছে। তার বিশ্বাসে কখনো কোনো ঢাল দিতে পারবেন না। তাই রবি ঠাকুরের ভাষায় পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে আমার একটাই কথা, আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে, বলো ক্ষমা করো হিংসা ও প্রলাপের মধ্যে, সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পূর্ণ বাণী। पहलगाम पर जिस तरह से अटैक आतंकवादियों ने किया, वो नागरिकों पर अटैक नहीं, वो मानवता पर अटैक है। आतंकवादियों ने धन पूछकर उनकी पत्नी के सामने, माँ के सामने, परिवार के सामने, बहनों के सामने सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको मार दिया। हम लोग ये पूरा देश वो चित्र कैसे भूल सकता है जब एक नवविवाहित महिला लाल चूड़ी पहनकर अपने पति के शव के बगल में बैठी थी। इसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज़्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा, पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था, और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको
को कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्रहित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट से कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी, इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झकझोर दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धन को आगे लेके जाओ, हिंदू धन के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है, पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धन पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी?